हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 10th प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर साझा करने जा रहे हैं। ये पेपर हिंदी का है, क्लास 10th प्री बोर्ड का 2024-25 का। इस पेपर के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्लास 10th में किस प्रकार का पेपर आता है। देखिए, प्रश्न जो है वो 4 खंड में है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब भी आप पेपर देने जाइए तो जो यहाँ पे निर्देश लिखे हुए होते हैं उन्हें पहले आपको पढ़ लेना चाहिए ध्यानपूर्वक कि क्या निर्देश या क्या नोट लिखा हुआ है। उससे आपको उसी के अनुसार पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक। खंड ए में क्या है? अपठित बोध, अपठित गद्यांश। मीन्स ये आपकी बुक से नहीं, अपठित गद्यांश है। गद्यांश पढ़ करके पूरा, और आपको जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर देने होते हैं। गद्यांश में से ही, जब ये पूरा गद्यांश आप रीड करेंगे, इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना होता है। 2 मिनट रुक करके आप ये गद्यांश को पढ़ लीजिए। इसी गद्यांश में से आपको आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये गद्यांश कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का, 7 नंबर का ये गद्यांश है। एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। उसी गद्यांश का जो आधा भाग है यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर ये गद्यांश से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंट्रल एशिया माउंटेन रीजन कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब ये आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेंट्रल एशिया माउंटेन रीजन कहाँ है? ये देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जब गद्यांश आप रीड करेंगे तो एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र को सेंट्रल एशिया माउंटेन रीजन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एशिया। सेंट्रल एशियन माउंटेन रीजन किसे कहा जाता है? एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को। तो इसमें यही सेंट्रल एशिया माउंटेन रीजन कहाँ है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें एशिया में है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक पीने योग्य जल का भंडार कहाँ उपलब्ध है? इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा। आप वीडियो को रोक करके पैराग्राफ पढ़ के और इसका आंसर आप टिक करिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप अपना आंसर सर्च करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग में दिया हुआ है, जीवनदायिनी नदियों पर खतरे के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? तो इसका ऑप्शन भी आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो उसी में मिलेगा। तो जैसे नदियों का भंडार, जीवनदायिनी नदियों पर खतरे के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? क्योंकि आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ही इसका आंसर तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। वैसे आप पैराग्राफ एक बार रीड करके और सही आंसर पे टिक करिएगा। फिर घ में दिया हुआ है, गंगा नदी पर नए पनबिजली संयंत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ा? इसका आंसर भी पैराग्राफ रीड करके आप देख सकते हैं। गद्यांश के आधार पर ग्लेशियरों को पिघलने से कैसे रोका जा सकता है? गद्यांश के आधार पर मतलब जो ये गद्यांश में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे आपको बताना है कि कैसे रोका जा सकता है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रश्न संख्या 2 में है, निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पीछे आपको एक गद्यांश दिया था, इसमें आपको एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को रीड करना है आपको, और फिर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आपको इसी पद्यांश में से देना है। आप ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़िए। एग्ज़ाम में भी जब आपको पेपर मिलेगा, आप जब अच्छी तरीके से पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, गद्यांश और पद्यांश को, तो आपको आसानी से आंसर ढूंढने में आसानी होगी, आसानी से आंसर दे पाएंगे। पैराग्राफ देख के घबराइएगा मत कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, टाइम लगेगा। नहीं, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसमें। और उसकी मूठ में विश्वास, इस वाक्य में उसकी संबोधन किसके लिए आया है? ये आपको बताना है। जब पैराग्राफ रीड करेंगे, उसे समझेंगे गद्यांश पद्यांश को,
तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। किसान मजदूर को तपस्वी क्यों कहा है? फिर ग में है कवि ने किसान मजदूर के साहस को अपरिचित क्यों कहा है? घ में है किसान मजदूर ने धरती को उपजाऊ कैसे बनाया? अंग में है अग्नि से जलते धरती अंबर के बीच वह सीना तान युग युगों से परिश्रम कर रहा है का आशय क्या है? ठीक, फिर चलिए आते हैं ये खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। खंड ख में आपको जो है व्याकरण से क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण से जो है इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आपको निर्देश दिया है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। ये नहीं कि सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख के आ गए, नहीं, ये देखिएगा क्या बोला है इसमें, 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको केवल 4 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं जो कि आपको आए। ये ऐसा नहीं है कि एक लाइन से 4 कर लिया। अगर आपको लास्ट वाला आता है आप उसका आंसर लिख सकते हैं, बीच का कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आता है। कोई केवल 4 ही क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जब आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे आप और आपको पेपर मिलेगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। कितना जो यहाँ पे निर्देश लिखा रहता है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और आंसर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्न में 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वीडियो रोक करके आप और स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न वाक्यों में सही अलंकार के नाम लिखिए। ठीक है, किन्हीं 4 प्रश्नों के अलंकार से ये क्वेश्चन पूछा है। 5 अलंकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। 4 प्रश्नों के ही अलंकार के नाम बताना है। भले आपको 5 का आए, लेकिन केवल 4 का ही आंसर करिएगा। आपके पेपर में 4 पूछे या 5 पूछ देगा, 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 पूछेगा, जितना पूछे उसी का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न वाक्य में 5 स्थानों पर रेखांकित पद हैं, किन्हीं 4 का पद परिचय दीजिए। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें आपको शब्दों पे क्या करेगा, रेखा खींच के रेखा खींचा रहेगा, मतलब अंडरलाइन होगी, और किन्हीं 4 का आपको परिचय देना है। ठीक है, मतलब कई जगह रहेगा, 4 से ज़्यादा जगहों पर अंडरलाइन रहेगा, लेकिन आपको किन्हीं 4 का ही उत्तर देना है। चलिए फिर नीचे आते हैं खंड ग में। खंड ग में पूछा गया है पाठ्य पुस्तक, ये आपकी जो बुक है हिंदी की, उस बुक से ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। खंड ग में निम्न गद्यांश पढ़कर सही विकल्प लिखिए। आपकी बुक का ये गद्यांश है, इसको आपको रीड करना है, और आपने पढ़ा होगा अपनी बुक तो रीड पहले से ही किया ही होगा, आपको मालूम ही होगा इस पैराग्राफ के बारे में कि किस चैप्टर का है, कहाँ का है। तो इसका आंसर तो आप एक बार पढ़ के ही दे लेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपको विकल्प दिए रहेंगे, 4 विकल्प, और एक विकल्प उसमें सही होगा, उसका आपको आंसर करना है। देखिए इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपकी बुक का ये पैराग्राफ है, और इसी पैराग्राफ को आपको रीड करके और ये आपको सही विकल्प इसमें चुनना है। क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर प्रश्न में 8 में है निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। ये आपकी बुक से ही क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं। ये नहीं कि चारों के लिख के नहीं आ जाना कि अरे चारों क्वेश्चन के आंसर तो आ रहे हैं, चलो लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं। आपको इनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। जिन क्वेश्चन का आंसर, उन्हीं 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको करना है। ये कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का, मीन्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न काव्यांश को पढ़कर सही विकल्प लिखिए। यहाँ पे एक काव्यांश दिया हुआ है, ये भी आपकी बुक का ही है, आपको रीड करना है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है, सही उसका आंसर करना है।
बुक का है तो आपने पहले से प्रॉपर ढंग से पढ़ा ही होगा, समझा होगा, तो आप जल्दी ही इसका आंसर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो ज़्यादा टाइम समय नहीं लेते हैं। अब ये आपकी बुक का ही है तो आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से आपकी तैयारी होगी ही, तो आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं आसान तरीके से और जल्दी से। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो एक बार आप वीडियो रोक करके और देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या आप ये आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपका उसका आंसर करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे भी आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको 30 से 40 शब्दों में इसका उत्तर देना है, केवल 3 प्रश्नों का। ध्यान से जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे उसे पढ़िएगा, यानी कि बस क्वेश्चन नंबर डाले फटाफट सब करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो यहाँ पे निर्देश दिया होगा उसे ध्यानपूर्वक पढ़ के और तभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो पता चलेगा कि जो आंसर आपने गलत लिखा है थोड़ा बहुत, उसी को चेक करके आपके नंबर काट लिए, जो सही होगा उसको एक क्वेश्चन को छोड़ देगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक केवल 3 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन के आंसर करने को बोलेगा उतने क्वेश्चन का ही आंसर करिएगा आप एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रश्न संख्या 11 में, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछा गया है और केवल 2 का आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। फिर ये खंडघ में रचनात्मक लेखन, ठीक, ये भी ग्रामर से है। इसमें आपको पत्र लेखन या निबंध लेखन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। प्रश्न 12 में है, किसी एक विषय पर 120 शब्दों पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक पे आपको किसी एक विषय पे, कितने टॉपिक दिए हैं देखें, क और ख ग, 3 यहाँ पे आपके टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से जिस टॉपिक पे आपको अच्छे से आता है उस किसी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट करिएगा और उस पे आप अच्छे तरीके से एक पूरा पैराग्राफ लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 में है, किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको 2 लिखे हुए हैं, किसी एक पे आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। पहले में दिया है, आप दीप्ति या दीप हैं, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर नियमित स्कूल व्यवस्था पर प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए पत्र लिखना है आपको। या तो इस पे लिखिए या इस पे। आप पवन पावनी हैं, आप छुट्टियों में गुजरात घूमने जाना चाहती हैं, अपने चचेरे भाई को पत्र लिखकर उसे भी सरदार पटेल की प्रतिमा को देखने के लिए जाने को कहें। आपकी स्कूल की छुट्टी हुई है, ठीक है, आप घूमने जा रहे हैं, तो आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है अपने भाई के लिए, चचेरे भाई के लिए, कि हम घूमने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। इस विषय पे लिखना है इसमें पत्र, और इसमें लिखना है कि आप दीप्ति या दीप हैं और आपको दैनिक समाचार पत्र में क्या करना है, संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है, कि नियमित स्कूल व्यवस्था पर प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए, आपकी स्कूल की प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए आपको संपादक को पत्र लिखना है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को। ठीक, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 में, अ ब स डेयरी फार्म में सुपरवाइजर की आवश्यकता है। आपने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अपनी शैक्षणिक योग्यता और रुचि का वर्णन करते हुए इस पद के लिए 80 शब्दों में स्ववृत्त लिखिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं या ये, अपनी कॉलोनी की सड़कें पुनः सही तरीके से बनवा दी गई हैं। ईमेल द्वारा नगर पालिका को एक 80 शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन आपको लिखना है। मतलब आप कैसे, किस प्रकार से ईमेल भेजेंगे नगर पालिका को, 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, प्रश्न नंबर 15 में है, आपके विद्यालय में माली ने फूलों की पौधे तैयार की, उनके निःशुल्क वितरण के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, या
रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन को लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। या तो इसका लिखना है या तो इसका, सब में दो दो दिया है कि जिस जो आपको अच्छे से आता हो, जो पत्र लेखन अच्छे से आता हो, है ना, दो में से किसी एक पे उसी पे लिखिएगा। तो ये था हिंदी का क्लास 10वीं का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। प्री बोर्ड एग्ज़ाम इसीलिए कराया जाता है ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले एक आइडिया ले सकें, एक अपने आप को चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। कोई कमी है तो आप उसे पूरी कर लीजिए, मतलब अपनी तैयारी और बेहतर कर लीजिए। आई होप आप लोग सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।